Hello friends, once again I welcome you all to RVS classes The Pariksha Guru, and I am here to teach you English especially for TGT, PGT, LT, NET, JRF and higher education. And for sure success in these courses, watch, like and subscribe this channel, and after that share if you like it, in order to increase the competition. And if you want to have all the notifications, don't forget pressing bell icon. And today I have brought for you a topic in general that you will find in the section of literature when you study the syllabus, especially in the literary forms, trends and movements. This will come in the section of form. पूरा जो आपका सिलेबस है उसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है लिटरेचर और दूसरा आता है लैंग्वेज, या आती है लैंग्वेज. ठीक है, ये जो टॉपिक मैं आज डील करने जा रहा हूं ये आपके लिटरेचर से संबंधित टॉपिक है और कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक टुडे, यू आर गोइंग टू हैव अ टॉपिक इन जनरल. सामान्य तौर पर इस टॉपिक को आप देखेंगे एंड द टॉपिक इज पोएट्री. टॉपिक इज पोएट्री. सो आई शिफ्ट टू द टॉपिक पोएट्री and the topic is very important. If you want to understand or feel literature, you have to go through poetry. Now, enjoy poetry today. What poetry is? Poetry. Poetry. The very first thing you must try to understand that what poetry is. Poetry है क्या? And how it developed in the world, especially in Europe. कैसे काव्य का विकास हुआ दुनिया में, खास करके यूरोप में. और अगर उससे भी स्पेसिफिक हम होना चाहें तो इंग्लैंड में इसका विकास कैसे हुआ. सवाल ये उठता है कि क्या हम हर प्रकार की पोएट्री की बात करने जा रहे हैं या केवल पोएट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश पोएट्री की बात करने जा रहे हैं. जैसे ही हम कहते हैं इंग्लिश पोएट्री, हमारे दिमाग में आता है कि पोएट्री विच वॉज रिटन और विच इज रिटन और विच विल बी रिटन इन इंग्लैंड. ऐसा नहीं है. पोइट्री इज अ जनरल कॉन्सेप्ट. चाहे वो हिंदी की कविताएं हों, इंग्लिश की कविताएं हों या दुनिया के किसी भी भाषा की कविताएं हों, जो फील आती है, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो इमोशंस होते हैं, इमेजिनेशन होती है, वो लगभग सेम होती है. सबकी सेम होती है. ट्राइंग टू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट. जैसे जब हम कहते हैं पोएट्री और जब हम कहते हैं लिटरेचर, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको पता चलता है. आपको लगता होगा कि जो लिटरेचर है वो कुल मिलाकर है, ये एक सब्जेक्ट है. लिटरेचर में पोएट्री आता है, स्टोरी आती है, प्रोज आता है, और प्रोज में ड्रामा, नॉवेल एंड ऑल दीज. पोएट्री में लिरिक, एलिजी, ओड, सोनेट, बैलेट सब कुछ आता है. पर अब महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि जो लिटरेचर शब्द है, लिटरेचर, इट केम टू बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 19th century.
19वीं शताब्दी में ये शब्द यूज में आना शुरू हुआ लिटरेचर। 19वीं शताब्दी, अभी हाल में, अभी 21वीं शुरू हुई है, आपको पता है, और 19वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं। लिटरेचर शब्द 19वीं शताब्दी में यूज होना शुरू हुआ। उसके पहले क्लासिकल एज तक या उससे भी पहले कभी पोएट्री ही स्टेटस में था, पोएट्री ही एग्जिस्टेंस में था, पोएट्री वॉज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। और जब भी पोएट्री कहा जाता था, जब शब्द आए पोएट्री, तो ये उसी तरीके से समझा जाता था जैसे आज लिटरेचर। लिटरेचर में जैसे सब कुछ है, वैसे ही पोएट्री में सब कुछ था। अब पोएट्री, अब 19वीं शताब्दी के बाद पोएट्री बिकेम अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का एक हिस्सा बन गया। लेकिन बिफोर 19th सेंचुरी और इवन बिफोर दैट, पोएट्री वॉज एक्चुअली लिटरेचर इटसेल्फ। पोएट्री वास्तव में खुद लिटरेचर थी। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आज हम लिटरेचर कहते हैं तो सब कुछ उसमें समाहित है, वैसे ही 19वीं शताब्दी से पहले जब हम पोएट्री कहते थे तो सब कुछ उसमें समाहित था। तो पोएट्री कोई सामान्य शब्द नहीं है। पोएट्री इज कंप्लीट लिटरेचर इन इटसेल्फ। वो अपने आप में एक पूर्ण साहित्य है। यूनान में, इन ग्रीस, पोएट्री को ग्रीक लैंग्वेज में पोएजी कहा जाता था। पोएट्री इन ग्रीक लैंग्वेज, इसे क्या कहा जाता था? पोएजी, POESY, पोएजी। Why it was called poesy? Because there was a goddess of poetry. जो ये पोएट्री है, इसकी देवी का नाम था गॉडेस। गॉडेस ऑफ पोएट्री कौन थी? पोएजी। तो पहले पोएट्री को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी, इसलिए उसकी एक देवी का कंसेप्ट बनाया गया था कि ये पोएट्री की देवी हैं, जिनको हम कहते हैं पोएजी। और यूनान में पोएट्री को पोएजी कहा जाता था। धीरे धीरे जब अंग्रेजी आई तो अंग्रेजी में पोएजी पोएट्री बन गई। ठीक है, पहले पोएट्री की स्पेलिंग ये लिखी जाती थी, ये धीरे धीरे सुधार हुआ, धीरे धीरे चीजों में परिवर्तन लाया गया और अब पोएट्री अपने जेन्युइन फॉर्म में ये है। दिस इज पोएट्री। ठीक है, अगर हम कहें व्हाट इज लिटरेचर, तो लिटरेचर को बताकर तब हम पोएट्री पर शिफ्ट करें तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। अगर हम कहें व्हाट इज लिटरेचर, ये देखिए, what is literature? तो the very first thing that comes in your mind, जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है वो आती है literature is a mirror of society. लिटरेचर साहित्य समाज का दर्पण है। इट इज टिपिकल डेफिनेशन। टिपिकल डेफिनेशन का मतलब होता है पारंपरिक डेफिनेशन, इसमें कुछ नया नहीं है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दिस डेफिनेशन इज बीइंग गिवन। एकदम शुरुआत से यही डेफिनेशन दी जा रही है कि जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो समाज का दर्पण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इट द रियल मिरर ऑफ लिटरेचर, क्या ये वास्तव में साहित्य जो है, इज इट द रियल मिरर ऑफ सोसाइटी? क्या ये वास्तव में समाज को प्रदर्शित करता है? क्या ये वास्तव में समाज को रिफ्लेक्ट करता है? क्या आपको लगता है कि समाज जैसे है वैसे ही ये दिखाता है? अगर समाज जैसे है वैसे ही ये दिखाता है तो फिर इतिहास का काम क्या है? सोशियोलॉजी का काम क्या है? सोशियोलॉजी आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का। तो मेरे कहने का सिंपल सा इतना मतलब है, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से दैट इट
डज नॉट रिफ्लेक्ट सोसाइटी एज इट इज। यह सोसाइटी को वैसे रिफ्लेक्ट नहीं करती है जैसे कि सोसाइटी है, बल्कि वेन एवर इट फाइंड्स, जब लिटरेचर पाता है, वेन एवर इट फाइंड्स सोसाइटी नॉट जेन्युइन, नॉट हैप्पी, नॉट आइडियलाइज्ड, इट स्टार्ट्स आइडियलाइजिंग सोसाइटी बिफोर रिफ्लेक्टिंग इट। समाज को रिफ्लेक्ट करने से पहले यह समाज का आदर्शीकरण करती है, समाज को रिफ्लेक्ट होने लायक बनाती है, जिससे कि ऐसा ना हो कि समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। तो सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि लिटरेचर इज टू रिफॉर्म द सोसाइटी, लिटरेचर इज टू आइडियलाइज द सोसाइटी। जैसे हम बात करें रामायण की, हिंदू ग्रंथ है, आपको पता है। रामायण में जो चरित्र है रामचंद्र जी का, वो एक आइडियलाइज्ड कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो अपने आप में पूर्ण है। एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए यह दिखाया गया है, एक व्यक्ति कैसा होता है यह नहीं दिखाया गया है। हर व्यक्ति अगर वो अच्छा है तो रामचंद्र जी की तरह बनने का प्रयास करता होगा। तो रामचंद्र जी का जो कैरेक्टर है, दैट इज नॉट रियल, दैट इज नॉट जेन्युइन, दैट इज एन आइडियलाइज्ड कैरेक्टर। वो एक आदर्शीकृत कैरेक्टर है। बताया गया है समाज को कि एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। तो इट विल नॉट बी गुड, ये अच्छा नहीं होगा कि हम लिटरेचर को कह दें कि इट इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी। इट इज नॉट एग्जैक्टली द मिरर ऑफ सोसाइटी, बट इट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी। इट विल नॉट बी गुड टू से इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। पूरा ये नहीं कॉन्सेप्ट को देता है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम कहें इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी। अब दोनों डेफिनेशन में लिख देता हूं। टिपिकली इट इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी, or society, but actually it is a refraction of society. क्या मतलब इसका हुआ? रिफ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी? इसका मतलब जो समाज है वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आता है। जैसे आप पेंसिल को पानी में डालते हैं तो पेंसिल थोड़ी सी आपको टेढ़ी दिखने लगती है, एंड इट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, क्यों टेढ़ी दिखती है? क्योंकि जो पेंसिल है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है, इसलिए वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। आपकी नजरें वहां तक वैसे नहीं पहुंच पाती हैं जैसे वो पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही जब एक साहित्यकार होता है वो समाज में घूमता है तो सबसे पहले वो समाज को इंटीरियराइज करता है। इंटीरियराइज का मतलब समाज को अपने अंदर बसाता है, और फिर समय मिलने पर उसी में कुछ फेर बदल करके, बुराइयों को हटा करके, अच्छाइयों को उसमें और डाल करके, समावेशित करके वो पेश करता है आपके सामने, जो पाठक के सामने या समाज के सामने साहित्य आता है। तो अब वो एग्जैक्ट नहीं बचता। ऐसे समझिए जैसे अगर आपके नाक पर चोट लग जाए, सपोज यू हैव अ वुंड ऑन योर नोज, आपके नाक पर एक घाव है,
एंड यू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आप एक शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो दैट वुंड, वो घाव, विल बी रिफ्लेक्टेड इन दैट मिरर। ठीक है, उस मिरर में वो आपका घाव दिखेगा, क्योंकि दैट इज फिजिकल मिरर, तो ऊपर का घाव वो दिखा देगा। लेकिन अगर आपके दिल पर चोट लगी है, दिल में चोट लगी है, तो दैट फिजिकल मिरर विल नॉट बी एबल टू रिफ्लेक्ट दैट वुंड। उसके लिए आपको साहित्य जैसे दर्पण की आवश्यकता होगी। साहित्य उस दर्द को भी दिखा देता है। जैसे देयर इज अ पोएम और देयर इज ओड बाय जॉन कीट्स, ओड टू अ नाइटिंगेल। उसमें बड़े अच्छे तरीके से वो कहते हैं, पहली ही लाइन है, माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नम्बनेस पेन्स माई सेंस एज हेमलॉक आई हैव ड्रंक और एम्पटीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। मतलब समझे, पहली लाइन माई हार्ट एक्स, मेरा दिल दर्द करता है। दिल का दर्द कोई फिजिकल मिरर नहीं दिखाएगा, ये साहित्य का जो दर्पण है वही दिल के दर्द को दिखा सकता है। ठीक है, तो आई सिंपली मीन टू से, केवल इतना कहने का मतलब है कि जो ये दर्पण है साहित्य नामक, यह दर्पण फिजिकल मिरर की तरह वर्क नहीं करता है, बल्कि इसका अपना एक खुद का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए लिटरेचर जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। साहित्य आमतौर पर दो प्रकार का होता है। थॉमस डिक्विंसी ने अपने एक ऐसे लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर में बताया है कि लिटरेचर दो प्रकार का होता है, एक लिटरेचर ऑफ नॉलेज और एक लिटरेचर ऑफ पावर। एक लिटरेचर होता है जो आपके नॉलेज को इंक्रीज करता है। मैं कहूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, दिस इज लिटरेचर ऑफ नॉलेज, इससे आपका फैक्ट तैयार हुआ। लेकिन एक लिटरेचर होता है दैट इज कॉल्ड द लिटरेचर ऑफ पावर एंड दैट वी एक्चुअली स्टडी इन आवर कोर्स, उसी को अपने कोर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे? वो केवल आपको अपलिफ्टमेंट देता है, आपको अंदर से उठाता है। जिसे आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्ञान नहीं मिलता, फैक्ट्स नहीं पता चलते हैं, लेकिन फील करते हैं आप कि हमारा कुछ भाई अपलिफ्टमेंट हो गया, हमारे अंदर डिविनिटी आई, हमारे अंदर दैवीयता आई, विशेष प्रकार की शक्ति आई। तो लिटरेचर ऑफ पावर मूव्स अस, वो हमें दूसरी दुनिया में ले जाता है। दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, द वर्ल्ड ऑफ इमोशन, सेंटिमेंट्स, इंसान बनाता है। तो लिटरेचर को हम प्रोज और पोइट्री के सेक्शन में बांटते हैं, और एक सेक्शन और भी कहा जाता है ड्रामा, क्योंकि ड्रामा नॉर्मली प्रोज में भी होता है और पोइट्री में भी होता है। जब पोइट्री में होता है उसे हम पोइटिक ड्रामा कहते हैं, प्रोज में होता है तो सिंपली हम ड्रामा कहते हैं उसे। तो उनमें जो सेक्शन आता है, उसमें जो एक सेक्शन है पोइट्री, दैट वी आर गोइंग टू हैव, उसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। पोइट्री, ठीक है। अब पोइट्री, अब डायरेक्टली आई शिफ्ट टू पोइट्री। पोएट्री, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज पोएट्री, तो आप बहुत तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कवियों की डेफिनेशंस हैं जिन्हें आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई सिंपली पूछता है कि अपनी कोई डेफिनेशन बताइए, आपको क्या लगता है कि पोएट्री ये है, पोएट्री वो है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप सिंपली कहिए कि पोएट्री इज फीलिंग। पोएट्री क्या है? इट इज फीलिंग। पोएट्री भावना है। ये ऐसी कोई चीज नहीं कि पद्य में लिखी गई तुम इसे कविता कहते हैं, गद्य में लिखी गई तो नहीं कहें।
जहां कहीं भी भावनाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं उन्हें आप पोएट्री कह सकते हैं। पोएट्री इज फीलिंग, पोएट्री इज नॉट व्यू। अगर किसी फैक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर आप अपने व्यू देते हैं, विचार देते हैं, तो दैट वुड नॉट बी कॉल्ड पोएट्री, उसे हम पोएट्री नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हमारी भावनाएं उस पर जागृत हो जाती, सिंपली हम रो देते हैं या हंस देते हैं, दैट वुड बी पोएट्री, वो पोएट्री हो सकती है। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर कहा जाए कि और बताइए कुछ, तो आप कहिए पोएट्री इज एन आर्ट। पोएट्री क्या है? पोएट्री एक कला है। दीज आर द कॉमन डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री जो हर जगह वर्क करेंगी, एंड दीज आर नॉट डेफिनेशंस बाय द पोएट्स। ये कोई पोएट्स या क्रिटिक्स ने इसको डिफाइन नहीं किया है। पोएट्री इज एन आर्ट। ठीक है, अगर एक डेफिनेशन और देने की कोशिश करें तो हम कहेंगे, ये थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन होगी, पोएट्री इज अ communication of experience. Poetry is a communication of experience. जो काव्य है ये अनुभवों का संचार है। कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस कहते हैं तो इट इन्वॉल्व्स ईच एंड एवरीथिंग इन इट, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो भावनाओं का संचार है, अनुभवों का संचार है, सबका संचार है पोएट्री, जहां कहीं भी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो दीज आर द कॉमन डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ कवियों के डेफिनेशंस के बारे में कि कवियों ने इसको किस तरीके से किया है डिफाइन। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री ये देखिए, डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री। डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री अगर हम कहें बाय पोएट्स, पोएट्स की जो डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री है आप यहां देखने चल रहे हैं। अभी मैंने एक डेफिनेशन लिखी, पोएट्री इज एन आर्ट, काव्य एक कला है। इसी को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो किसी व्यक्ति की डेफिनेशन ये हो जाएगी। तो देखिए पहली डेफिनेशन इसकी आती है, नाम मैं बाद में लिखूंगा कि किसने इसको दिया है। देखिए पोएट्री इज एन आर्ट डूइंग बाय the means of words, what a painter does by the means of colors. Just try to see the definition. Poetry is an art doing by the means of words what a painter does by the means of colors. काव्य ये कला है जो एक कवि शब्दों के साथ करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पेंटर शब्दों के साथ रंगों के साथ करता है। जैसे एक पेंटर रंगों के साथ
कुछ करता है तो पेंटिंग बनती है, वही कार्य जब एक कवि शब्दों के साथ करता है तो यह कविता बनती है, काव्य बनता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक पेंटर रंग भरने का कार्य करता है और एक कवि शब्द भरने का कार्य करता है। उसके भी शब्द भावना और कल्पना के रंगों से ओतप्रोत होते हैं। अब आप समझ गए होंगे। जैसे जॉन कीट्स कहते हैं, जॉन कीट्स की एक पोएम है ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न, ये एक ओड है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो मेलोडीज, जो म्यूजिक, जो गाने आप सुन लिए हैं वो तो मधुर हैं ही हैं, लेकिन जिनको आपने नहीं सुना है, जो आपकी केवल कल्पनाओं में हैं, वो ज्यादा मधुर हैं, स्वीटर हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अपने कल्पना के रंग भरने के लिए आप फ्री हैं। जैसे आप टीवी में कोई गाना देख रहे हैं तो कभी कभी आपको उतना अच्छा नहीं लगता है जितना रेडियो का, क्योंकि रेडियो में आप चित्र नहीं देख रहे हैं, उसमें आप कल्पना करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनमें आप कल्पना के रंग स्वयं भर सकते हैं। तो हर्ड मेलोडी इज स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। दिस इज बाई जॉन कीट्स in his ode on a Grecian urn. This definition was given by लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। आपको पता होगा वो है लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने ये डेफिनेशन दिया हुआ है कि पोएट्री इज एन आर्ट डूइंग बाय द मीन्स ऑफ वर्ड्स व्हाट अ पेंटर डज बाय द मीन्स ऑफ कलर्स। ठीक है। अब देखिए आप एक दूसरी महत्वपूर्ण डेफिनेशन, काफी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आमतौर पर पीजीटी के एग्जाम में, कि ये डेफिनेशन किसकी है। यह डेफिनेशन पूछ लेता है और उसमें से कोई शब्द दे देता है, कहता है इसका अर्थ क्या है। तो अगर ये डेफिनेशन आपको पता होगी, इसकी एनालिसिस आपको पता होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता होगी, इसका अर्थ आपको पता होगा, तो कुछ भी पूछ दे उससे संबंधित आप बता देंगे। तो दूसरी जो डेफिनेशन आती है, यहां मैं बहुत सारी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, थोड़े डेफिनेशंस लिख दूंगा जिससे आप एक अंदाजा लगा लें कि कुल मिला के पोएट्री क्या हो सकती है। तो पोएट्री इज अ criticism of life. Poetry is a criticism of life. जीवन की आलोचना है पोएट्री। जीवन से संबंधित जो आलोचना समालोचना करते हैं उसे हम कहते हैं पोएट्री। पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब देखिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, ये डेफिनेशन है किसकी? ये डेफिनेशन है मैथ्यू ऑर्नल्ड की। डेफिनेशन है मैथ्यू ऑर्नल्ड की। ये स्पेलिंग आमतौर पे गलत हो जाती है। एम ए के बाद लोग आमतौर पर केवल एक टी लिखते हैं। एक बार तो एग्जाम में ये भी पूछा गया कि इसकी स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या है। 4 कवियों का नाम दिया हुआ था और लिखा था किसकी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है। मिस स्पेल्ड मतलब गलत लिखी गई है। तो मैथ्यू ऑर्नल्ड, आपको पता है, विक्टोरियन पोएट हैं। इन्होंने कहा पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब व्हाट इज क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म समझ लेंगे भाई। जीवन तो आप समझ रहे हैं और जो पोएट्री है वो जीवन की आलोचना है। अब सवाल ये उठता है कि अकॉर्डिंग टू मैथ्यू ऑर्नल्ड व्हाट इज क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म समझ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, क्रिटिसिज्म, ये नोट है, ये पोएट्री की डेफिनेशन नहीं है।
Note, I am going to write the definition of criticism given by Matthew Arnold. Matthew Arnold is said to be a Victorian poet and a classical critic. क्योंकि विक्टोरियन पोएट इसलिए कहे जाते हैं बिकॉज ही वॉज बोर्न इन विक्टोरियन पीरियड, बट when he writes poetry it gets the traces of romanticism, but when he writes criticism it gets traces of classicism. Note me, criticism is a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and taught in the world to create an idealistic and imaginative world. This is the definition of, try to understand the definition. पूरे definition को आप समझने का प्रयास करिए. Criticism is a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and taught in the world to create an idealistic and imaginative world. ठीक है, कहने का मतलब है कि जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना जो है, वो एक डिसइंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब ऑब्जेक्टिव. किसी चीज की आलोचना आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके प्रति ऑब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव हो गए तो फिर आप अपने विचारों को उसमें इन्वॉल्व कर देंगे और आपका इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो असली चीज आप उसके बारे में नहीं बोल पाएंगे. ठीक है, तो डिसइंटरेस्टेड एंडेवर मींस सिंपली प्रयास, एक ऑब्जेक्टिव प्रयास है कि आप प्रोपेगेट करें, बताएं दुनिया में जो सबसे अच्छा है, जिसे हम सबसे अच्छा जानते हो और सबसे अच्छा समझते हो, उसे हम बताएं. हम बेस्ट करने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें हम. ठीक है, जिससे कि एक कल्पना की दुनिया, एक आदर्शात्मक दुनिया का क्रिएशन हो सके, रचना हो सके. तो जब यही क्रिटिसिज्म पोएट्री के डेफिनेशन में घुस जाता है तो बन जाता है किसकी डेफिनेशन? मैथ्यू आर्नल्ड की डेफिनेशन ऑफ पोएट्री. अगर हम दूसरे पोएट्री की बात करें, अगर हम कहें, देखिए तीसरी डेफिनेशन है पोएट्री की, अगर हम बात करें एक दूसरी डेफिनेशन, देखिए poetry is an
इनकारनेशन ऑफ ब्यूटी, कैपिटल लेटर से ब्यूटी को लिखा जाएगा क्योंकि ये खास ब्यूटी है। पोएट्री इज एन इनकारनेशन ऑफ ब्यूटी। पोएट्री क्या है? सुंदरता का अवतार है। जो कुछ भी सुंदर है वो पोएट्री है, या पोएट्री जो कुछ भी होती है वो सुंदर हो ही जाती है। दिस इज बाय जॉन कीट्स। एक दूसरी डेफिनेशन देखिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ emotions, but an escape from emotions. It is not an expression of personality, but an escape from पर्सनैलिटी। कहते हैं कि पोएट्री भावनाओं को दिखाना नहीं होता है, बल्कि भावनाओं से बह जाना होता है। भावनाओं से बह जाने का मतलब भावनाओं से दूर हट जाना, भावनाओं में नहीं बह जाना, भावनाओं से बह जाना, उससे दूर चले जाना। ये चूंकि जिसकी डेफिनेशन है उनका नाम है, इनका नाम है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट, इनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट। ठीक है, ये एक क्लासिकल क्रिटिक माने जाते हैं क्योंकि ये नियम कानूनों की बात करते हैं। तो इनका मानना है कि पोएट्री भावनाओं में बहने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें तथ्यों की बात हम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। भावनाओं से पलायन करिए, अपने फैक्ट्स पर आइए, तथ्यों पर आइए, एविडेंसेस पर आइए, प्रूफ्स पर आइए, भावनाओं में मत बहिए, तब पोएट्री बनेगी। इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अपने व्यक्तित्व को आप व्यक्त मत करिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व से बाहर निकलकर ऑब्जेक्टिव प्रयास करिए कि चीजों को आप वैसे ही रख सकें जैसे कि रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि चीजें होती हैं। मतलब इनके अनुसार पोएट्री का काम है टू प्रेजेंट द थिंग्स एज इट इज। चीजों को वैसे ही रखिए जैसे कि चीजें होती हैं, उसमें आप अपना फेरबदल मत करिए। तो ये टी.एस. एलियट है। एक और डेफिनेशन आज के लिए देख लेते हैं। एक डेफिनेशन तो बहुत हैं, डेफिनेशंस कम से कम सैकड़ों कवियों ने सैकड़ों डेफिनेशंस दी होंगी, लेकिन हम बात इतनी की करेंगे। बाकी तो जब आप हमारे रेगुलर कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो अपने आप देखिए, अगर आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमारी रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब, दीज आर द प्रमोशनल वीडियोज, यू नो, ये प्रमोशनल वीडियोज हैं। अगर आप रेगुलर कोर्सेस लेना चाहते हैं, रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, रेगुलरली वीडियो चाहते हैं, तो आपको हमारे ऐप से जुड़ना होगा। हमारे रेगुलर क्लासेस, क्रम से क्लासेस, जहां आपको चीजें
ढंग से मिलेंगी, आपके कोर्स के हिसाब से मिलेंगी, आपके सिलेबस के हिसाब से मिलेंगी, क्रम से मिलेंगी। अभी आप देखते होंगे मैं एक टॉपिक कहीं का डालता हूं तो दूसरा टॉपिक कहीं का डाल देता हूं, कहीं ना कहीं चीजें बदलती रहती हैं। तो जब आप हमारे यहां एडमिशन लेंगे उसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस मिलने लगेंगी, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू टेक एडमिशन। और एडमिशन के लिए हमारे चैनल पर आप देखते होंगे कुछ एंट्री नंबर्स लिखे रहते हैं, उनको आप कांटेक्ट करिए, जो नंबर है वहां आप बात करिए, आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और फीस बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही कम है, लेकिन यही फीस अभी आप देखेंगे कुछ ही दिन में लगभग 2 से 2.5 गुना हो जाएगी, तब आपको समस्या हो जाएगी। इमीडिएटली आप कांटेक्ट करिए एंड स्टार्ट टेकिंग एडमिशंस। ऐप पर जो क्लास चलेगी उस पर केवल वही लोग क्लास ले पाएंगे जो एडमिटेड होंगे, जिनका एडमिशन हो चुका होगा। तो आज के लिए एक अंतिम डेफिनेशन आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है, देखिए ये 5th डेफिनेशन है। पोएट्री इज a spontaneous overflow of पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम emotions recollected in tranquility. This definition is by William Wordsworth। क्या कहते हैं? पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जब आपकी जो तीव्र भावनाएं होती हैं वो स्वच्छंदता में, स्वच्छंद प्रवाह उनका बन जाए, बहुत तेज, रोके से भी ना रुकें, तो उन भावनाओं को जब आप शब्दों में परिवर्तित करते हैं, देन दैट बिकम्स पोएट्री। जब भावनाओं को आप शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं, और ये जो तीव्र भावनाएं होती हैं, ये वास्तव में जब आप कहीं अकेले होते हैं, एकाकीपन में होते हैं, तो पीछे की बातों को जब आप रिकलेक्ट करते हैं, फिर से इकट्ठा करते हैं, तो फिर ये भावनाओं का निर्माण होता है, भावनाएं बनती हैं, और उन्हीं भावनाओं को जब आप शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं तो ये पोएट्री बन जाती है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ये डेफिनेशन देते हैं अपने प्रेफेस में। ठीक, देखिए अगर हम पोएट्री की बात करें तो पोएट्री नॉर्मली 2 तरीके की होती है। ऑब्जेक्टिव पोएट्री, ये देखिए ऑब्जेक्टिव पोएट्री, और दूसरी होती है सब्जेक्टिव पोएट्री। ऑब्जेक्टिव पोएट्री और सब्जेक्टिव पोएट्री। ऑब्जेक्टिव पोएट्री वो पोएट्री होती है इन विच द पोएट गोज आउट ऑफ हिमसेल्फ, जहां कभी अपने आप से बाहर निकलकर बातें करता है और दूसरों के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में बात करता है, अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं करता है, वो चीजें जैसी हैं वैसे ही दिखाता है। एक होती है सब्जेक्टिव पोएट्री इन विच द पोएट गोज डाउन इनटू हिमसेल्फ, अपने अंदर घुस जाता है, एंड एक्सप्रेसेस हिज ओन फीलिंग्स, वो अपनी भावनाओं को दिखाता है, तो सब्जेक्टिव पोएट्री होती है। वास्तव में साहित्य में सब्जेक्टिव पोएट्री ज्यादा पावरफुल मानी गई, जैसे कि रोमांटिक एज के जो पोएट्स हैं वो सब्जेक्टिव पोएट्री मोस्टली लिखते हैं, तो उनकी पोएट्री को हमने गोल्डन पोएट्री कहा, उस पीरियड को हमने गोल्डन
पीरियड ऑफ पोएट्री कह दिया। ठीक है, तो ये जो पोएट्री होती है ये मुख्य रूप से वास्तव में सब्जेक्टिव पोएट्री होती है। ऑब्जेक्टिव पोएट्री तो पोएट्री के गुण ही खो देती है धीरे धीरे। ठीक है, तो इन दोनों की बात करें, लेकिन कोई भी पोएट्री पूर्ण रूप से न तो सब्जेक्टिव हो सकती है न तो ऑब्जेक्टिव हो सकती है। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पोएट्री थोड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है और हर सब्जेक्टिव पोएट्री थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव हो जाती है। अगर हम बात करें, क्योंकि महत्वपूर्ण हमारा सब्जेक्टिव पोएट्री है, तो हम बात अगर करते हैं काइंड्स ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री। काइंड्स ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री। हम सब्जेक्टिव पोएट्री की बात करें तो इसके जो काइंड्स हैं वो डेफिनेट हैं। चार पोएट्री ऐसी होती हैं, चार प्रकार की पोएट्री ऐसी होती हैं जिन्हें हम सब्जेक्टिव पोएट्री कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पोएट्री के जो प्रकार हैं वो डेफिनेट नहीं है, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी आज हम केवल इनके प्रकार को लिख देते हैं और ऑब्जेक्टिव पोएट्री को मैं ऐसे ही बोल दूंगा और आप उसे सुनिएगा। सब्जेक्टिव पोएट्री के जो काइंड्स होते हैं, नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण होता है लिरिक। नंबर 2 फिर होता है एलिजी। नंबर 3 सोनेट। नंबर 4 ओड। ये चार ऐसी कविताएं होती हैं जिनमें कवि अपनी बातें करता ही करता है। ठीक है, लिरिक, एलिजी, सोनेट, ओड, ये वास्तव में सभी लिरिक होती हैं। कोई कहे आपसे लिरिक क्या है तो आप कहेंगे लिरिक इज अ टर्म दैट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी काइंड ऑफ पोएट्री दैट इज सब्जेक्टिव। लिरिक किसी भी ऐसी कविता को कहा जा सकता है जो कि सब्जेक्टिव होती है। तो लिरिक, एलिजी, सोनेट, ओड ये सारे के सारे वास्तव में लिरिक ही होते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा ये जारी क्वालिटी ज्यादा हो जाती है उन्हें हम लिरिक कहने लगते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में बैलेड, एपिक, मॉक एपिक, इडिल, ये सारी चीजें आने लगती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पोएट्री ये है इन जनरल, लेकिन इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि हम उसे 40-50 मिनट या 1 घंटे में कवर कर लें। अगर आपको जेन्युइनली इन चीज़ों को देखना है, जेन्युइनली चीज़ों को समझना है, तो इमीडिएटली हमारे ऐप से जुड़िए। उसके लिए दिए गए नंबर्स पर आप बात करिए और आपको सारा प्रोसीजर पता चलेगा। और बहुत जेन्युइन फीस है, बहुत थोड़ी सी फीस है। अगर उतनी फीस में आप सहायक अध्यापक बन सकते हैं या उतने में आप लेक्चरर बन सकते हैं या आचार्य बन सकते हैं, तो ये बहुत ही भाग्य की बात है। और आई अश्योर यू, मैं आपको पक्का करता हूं कि डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। बट ज्वाइन आवर ऐप, टेक एडमिशन एंड स्टार्ट रेगुलर स्टडीज। दिस मच इज फॉर टुडे। थैंक यू।